नाउ तो अब ड्रामा क्या है गाइस? चलें अब आप बताएं दोबारा, व्हाट इज ड्रामा? स्टोरी टेलिंग है मगर परफॉर्म होता है स्टेज पे, सो दिस इज एक्चुअली डायलॉग वगैरह, राइट? सो दिस इज एक्चुअली जो लिटरली द कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है ना, आप पहुंच गए, राइट? ड्रामा इज क्या? स्टोरी प्लस एनैक्टमेंट, ठीक है? ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विच द स्टोरी इज प्रेजेंटेड ऑन अ स्टेज बाय मीन्स ऑफ एक्टर्स, ठीक है ना? विच ऑल्सो मीन्स बाय द वे कि हम एट सम पॉइंट इस कोर्स के अंदर जो भी हम ड्रामास पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो छोटी सी क्लास में, उसमें से स्पेसिफिक सीन सेलेक्ट करके उनको हम रिहर्स करके प्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है? ताकि उसको करने और देखने में आपको पता चले कि ड्रामा क्या होता है, राइट? देयर इज कुछ ड्रामास तो हमें उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की मिल जाएंगी, वो हम पढ़ने के साथ साथ देखेंगे भी। जिनकी अच्छी नहीं मिलेंगी वो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? नाउ ड्रामा लफ्ज जो है, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच बेसिकली मीन्स टू डू और टू एक्ट। यानी ड्रामा इटसेल्फ, उस लफ्ज में ही द आइडिया दैट वी आर गोइंग टू एक्ट दिस स्टोरी आउट इज देयर, ठीक है ना? इसकी वजह से कुछ राइटिंग में भी डिफरेंस आता है और इसकी वजह से कुछ रियलाइजेशन में भी डिफरेंस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक स्टोरी इज कंसर्न्ड, इट हैज द सेम थिंग्स दैट वी हैव इन अ नॉवल। कैरेक्टर्स नंबर 1, plot number 2, setting number 3. Characters, people, setting, time and place, plot, what happens because of that, what happens because of that, what happens, ठीक है ना? प्लॉट और स्टोरी में आपको फर्क पता है ना? स्टोरी इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्लॉट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विद कॉजेशन, ठीक है ना? वो सबसे मशहूर मिसाल है हमारे यहाँ, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड, स्टोरी है। द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, प्लॉट है। फर्क क्या है? दूसरी वाले के अंदर रीजंस मौजूद हैं, ये हुआ इसकी वजह से ये हुआ, या ये हुआ इस वजह से हुआ, ठीक है ना? कॉज एंड इफेक्ट का लिंक्स शामिल है, नथिंग रैंडम, ठीक है ना? एंटन शेखोव ने आई थिंक कहा था कि इफ देयर इज अ गन इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ योर स्टोरी, इट शुड बी फायर्ड इन द सेकेंड एक्ट। रैंडमली गन नहीं आनी चाहिए, ये ना कि गन और बस पड़ी, ठीक है ना? द गन शुड बी फायर्ड, इट शुड बी देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट बीइंग देयर। नाउ सो ड्रामा क्या है? अ फॉर्म ऑफ स्टोरी और लिटरेचर विच इज एक्टेड आउट ऑन स्टेज। नाउ बिकॉज इट इज एक्टेड आउट ऑन स्टेज, तो इसके अंदर फिर दो और डायमेंशन आ जाते हैं, देखें। वो हैं जो एक्टिंग है उसके अंदर फिर स्टेज आ गया, स्टेज की रेलेवेंट सारी चीजें, लाइटिंग शाइटिंग वगैरह, डायरेक्टिंग आ गई और एक्टिंग आ गई, ठीक है ना? एक ही कैरेक्टर को एक एक्टर, एक तरह से फर्ज करें, मिसाल के तौर पे जो पुरानी मूवीज हैं जो दोबारा एक्ट की जाती हैं, आप कभी किसी मूवी को देखें जो रीमेक होता है, तो रीमेक इज ऑफन स्लाइटली और वेरी मच डिफरेंट। जैसा सॉन्ग्स दोबारा जब गाए जाते हैं तो उसकी टोन में, चीजों में फर्क आ जाता है नए सिंगर के हिसाब से, राइट? बिकॉज वो एक्सप्रेशंस डिफरेंट देता है, टोन डिफरेंट देता है, राइट? इन द सेम वे, every different enactment of a drama can have very different themes or tones because of the way the stage is set, because of the way the director interprets the story, because of the way the actors realize the characters, ठीक है ना? And all of this adds to the theme. In other words, अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रामा का और उसमें से थीम निकालेंगे, हो सकता है कि जब आप उसकी एक्टिंग देखें तो तब आप डिफरेंट थीम्स निकाल लें या उसके ऊपर और थीम्स निकाल लें, और फिर आप किसी और थिएटर में जाके दोबारा देखें तो आपको मजीद डिफरेंट थीम्स मिल जाएंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वे इट हैज बीन रियलाइज्ड और एक्टेड बाय दीज डिफरेंट एक्टर्स एंड पीपल। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ रिसेंटली, आई थिंक पिछले साल या समथिंग, एक ग्रीक प्ले है एंटिगनी, उसका एक उर्दू ट्रांसलेशन एक ग्रुप ने एक्ट की थी। अब उन लोगों ने क्या किया कि दे टुक, जो मेन कैरेक्टर है एंटिगनी, उसको एक एक्टर ने नहीं रिप्रेजेंट किया, सो दे टुक लाइक आई थिंक 4-5 डिफरेंट एक्टर्स एंड एवरी एक्टर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्ले प्लेड द सेम कैरेक्टर। और होता भी था कि जब उन्हें चेंज करना होता था तो वो द फर्स्ट एक्टर शी वुड बी स्पीकिंग द लाइंस, पीछे से दूसरी एक्टर आती थी और वो बोलते बोलते में रिप्लेस कर देते थे, वो चले जाती थी, अगर कुछ कर लेते। इट हैज सम काइंड ऑफ मीनिंग थिएटर के जुबान के अंदर, ठीक है ना? मगर अब उसके अंदर क्या है, उसकी वजह से देयर इज अ वेरी डिफरेंट इंप्रेशन, नंबर 1, इन एवरी पार्ट ऑफ द प्ले, क्योंकि हर एक्टर एक डिफरेंट स्टाइल से उस कैरेक्टर को कर रही है, राइट? सो एंड नंबर 2, इस चेंज से भी जो देखने वाला है उसको कोई इंप्रेशन पड़ता है और उससे भी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है फर्दर मॉडिफाई होती है। अब इसकी जगह इफ यू हैव जस्ट वन एक्टर प्लेइंग द सेम कैरेक्टर, तो एक डिफरेंट इफेक्ट बनेगा। अब उसके अंदर भी डिपेंडिंग ऑन अगेन द कैरेक्टर एक डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा, तो हर रियलाइजेशन में इट इज पॉसिबल टू गेट अ डिफरेंट थीम। फिर अगर फर्ज करें आपका छोटा सा
अगर स्टेज हो जिसको आप इस तरह से ऊपर की तरफ से बैठ के देख रहे हो तो डिफरेंट इफेक्ट आपको नजर आएगा। अगर जैसा वो कुछ होते हैं जैसा हम बस यहाँ क्लास में करते हैं तो एक डिफरेंट इफेक्ट आएगा, राइट। सो डिफरेंट realizations of the same drama can lead to different understandings of the same drama even, ठीक है ना। मगर इस सारे के अंदर the thing that is important is कि at the center of any drama is the two things, story and stage। stage बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, ठीक है ना। इसीलिए आमतौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ड्रामा है उसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट इज द टेक्स्ट। द टेक्स्ट इन्वॉल्व्स जो कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है? आपकी प्लॉट है, सेटिंग है, कैरेक्टर्स हैं, राइट। प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स आपको कैसे रिवील होते हैं ड्रामा के अंदर? डायलॉग, जो कैरेक्टर बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। मोनोलॉग, जो कैरेक्टर अपने आप से बोल रहा है ताकि हमें उसकी थॉट नजर आ जाए। देखिए मूवीज में तो होता है ना, बंदा यूं खड़ा होता है, उसका मुंह नहीं हिल रहा होता, पीछे से उसकी आवाज आती है, हमें पता चल जाता है क्या सोच रहा है। ड्रामे में तो नहीं होता, तो मोनोलॉग यूज करते हैं, वो फिरते फिरते अपने आप से बात करेगा। या कभी कभार अगर डायलॉग के बीच में उसकी थॉट्स दिखानी है तो अक्सर क्या करते हैं कि बोलते बोलते सारे कैरेक्टर्स फ्रीज होकर रुक जाते हैं और एक कैरेक्टर थोड़ा साइड पे आता है, कुछ बोलता है और वापस अंदर आता है और फिर दोबारा एक्शन रिज्यूम हो जाता है। इसको असाइड कहते हैं। असाइड में क्या होता है कि थोड़ी देर एक कैरेक्टर साइड पे होकर कुछ बोलता है ताकि हमें पता चल जाए वो क्या सोच रहा है और फिर डायलॉग कंटिन्यू होता जाए, राइट। सो अब प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग हमें तीन चीजों से पता चल रही है। नंबर 1 डायलॉग, राइट। नंबर 2 मोनोलॉग और नंबर 3 स्टेज डायरेक्शन। वो जो ये लिखा होता है कि ये इधर जाए, ये उधर जाए, वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पे देयर इज अ प्ले द क्रूशिबल बाय ओके, राइटर का नाम मेरे जहन से निकल गया, बट इट्स अ वेरी गुड एंड मेजर प्ले। यू विल प्रोबेबली स्टडी इट सम टाइम। आई थिंक अमेरिकन लिटरेचर आपके यहाँ है सिलेबस में कहीं जाके, तो तब आप पढ़ेंगे। अब उसके अंदर एक पॉइंट पे क्या होता है कि यू हैव अ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना, उनकी लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब होता क्या है, दोनों स्टेज के दरमियान में खड़े हुए हैं। लड़ाई होने के बाद बेगम एक कोने पे चली जाती है स्टेज के और जो मियाँ एक कोने पे चला जाता है। समझ रहे हैं बात? दिस इज बिकॉज दे आर फाइटिंग, तो उन्हें फिजिकली उस फाइट को दिखाया है। अब होता क्या है, जब वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है वो उस तरफ बाहर देख रही होती है, और जब वो पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखती है तो वो बाहर देख रहा होता है। इस सीन में उनकी लड़ाई ठीक नहीं होती। समझ रही है बात? क्योंकि जब वो करना चाह रहा है ठीक तो वो नोटिस नहीं कर रही, और जब वो ठीक करना चाह रही है वो नोटिस नहीं कर रहा। बाद में जाके उनकी फिर दोस्ती दोबारा होती है, ठीक है ना, एंड पे जाके। तो यू हैव स्टेज डायरेक्शन, यू हैव डायलॉग, यू हैव मोनोलॉग। इस सबके जरिए से प्लॉट रिवील होता है, सेटिंग रिवील होती है, कैरेक्टर रिवील होता है, ठीक है ना। सेटिंग किसी हद तक स्टेज से भी रिवील हो जाता है अगर पेंटिंग वगैरह की हो, मगर कुछ स्टेजेस जो हैं वो बड़े एम्प्टी भी होते हैं। उसके अंदर जैसा शेक्सपियर के अंदर अक्सर ये नहीं लिखा होता कि मिसाल के तौर पे यहाँ टावर होगा या कुछ होगा। वो कैरेक्टर ऐसी कोई चीज बोलता है जिससे हमें पता चलता है अच्छा यहाँ कोई टावर है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेकंड एस्पेक्ट है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसा टेक्स्ट तो हो गया ना, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर था जो डायलॉग, मोनोलॉग और स्टेज डायरेक्शन से रिवील हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द पार्ट जहां पर डायरेक्शन का रोल प्ले होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर है उसने इस टेक्स्ट को लेना है और उसने डिसाइड करना है कि जब ये स्टेज पे एक्ट होगा तो ये कैसे होना चाहिए। तो उसने नंबर 1 ही हैज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। Number 2, he has to choose actors who will be the best fit for the character. He has to choose the props, the lighting, the art that will be the best fit for the setting, जिससे वो बेस्ट तरीके से वो सेटिंग नजर आएगी। And then he has to choose the artists who will do it. He has to choose the guys who will, manage the lighting properly. ठीक है ना, जिस बंदे पे फोकस लाना है उस पे लाइट लाएं, जिस पे नहीं लाना उसको उसे हटा लें, एंड सो ऑन, राइट। तो इसके अंदर नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, रिमोट लाइन्स। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर 1 क्या हो गया? डायरेक्टर आ गया, उसने समझना है, उसने इंटरप्रेट करना है। नंबर 2 स्टेज आ गया, स्टेज की सेटिंग के अंदर जितने भी आर्टिस्ट इन्वॉल्व होंगे वो होंगे। एंड देन देयर इज अनदर थिंग कि अब जिस तरह राइटर ने लिखा है, राइटर का दिमाग तो यहाँ मौजूद नहीं है ना, डायरेक्टर का दिमाग है, और फिर आर्टिस्ट का अपना दिमाग है। आर्टिस्ट अगर सेट करता भी है स्टेज को, it can never 100% be the same as what the director thought and even what the writer thought. तो दोबारा से इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट थोड़ी थोड़ी सी चेंज आएगा। नाउ डायरेक्टर उसको कहेगा नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो थोड़ा सा शायद चेंज कर ले, हो सकता है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। इनकी आपस की डिस्कशन चलेगी और फिर जाके एक फाइनल वर्जन निकलेगा। सो दिस इज ऑल्सो वाई एवरी ड्रामा एनैक्टमेंट इज डिफरेंट, बिकॉज बहुत से लोग अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर प्रॉप्स हैं जिन चीजों को आपने रखना है, आपने दरख्त बनाना है, किस तरह का बनाएंगे, आपने चार्ट पेपर से दरख्त बनाया और तरह का बना,
आर्टिस्टिकली पेंट किया और तरह का बना, आपने असली तरफ ला के रख दिया और तरह का बना, राइट। सो किस तरह की चीज आप स्टेज पे रख सकते हैं, स्टेज की शेप क्या है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, आपके पास पीछे दीवार है, या पीछे जैसा ग्रीक्स के यहाँ होता था, एक पीछे पूरा घर सा होता था जिसके अंदर एक्टर्स चले जाते थे, जिससे बाहर आ जाते थे, राइट। फिर लाइटिंग आपके पास किस तरह की है, क्या आप फोकस कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ऑन द स्टेज। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो तीसरा एस्पेक्ट ड्रामा के अंदर है, दैट इज परफॉर्मेंस, विच इज जहां पे एक्टर्स आते हैं। अगेन एवरी एक्टर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्टिंग, ठीक है। एक्टर्स आ जाते हैं तो फिर एक्टिंग मेथड्स आ जाते हैं। सम एक्टर्स बिलीव इन बिकमिंग द कैरेक्टर एंड सम एक्टर्स बिलीव इन जस्ट प्रेजेंटिंग द कैरेक्टर। उनकी एक्टिंग स्टाइल्स में थोड़ा डिफरेंस कितना होगा, क्या होगा, एवरी देन सम एक्टर वन एक्टर माइट रीड द टेक्स्ट एंड डिसाइड कि ये कैरेक्टर ऐसे होना चाहिए, another actor might read the same text and decide कि ऐसे होना चाहिए। हो सकता है डायरेक्टर क्या इस तरह करना है, एक्टर क्या इस तरह करना है, तो उनकी आपस की जो डिस्कशन होगी, अगर राइटर जिंदा है तो फिर क्या पता तीनों की जो डिस्कशन होगी उससे बड़े डिफरेंसेस पैदा होंगे, राइट। सो एक्टिंग आ जाएगी, एक्टिंग मेथड्स आ जाएंगे, जो एक्सप्रेशंस एक एक्टर क्रिएट करेगा, राइट। ये तो नहीं होगा ना कि एक्टर सिर्फ बोलेगा, एक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस होंगे। अगर एक एक्टर एक ही डायलॉग एक एक्सप्रेशन के साथ बोले, एक पेस के साथ बोले और दूसरा डिफरेंट बोले, तो उसी डायलॉग का मायने बदल सकता है, राइट। एक ही कैरेक्टर एक एक्टर के थ्रू सार्केस्टिक हो सकता है और एक के थ्रू एम्पैथेटिक हो सकता है, राइट। तो उनकी एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर, उनके यूज ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू impact the way the drama is presented. So drama 3 levels पे है: text, transformation, performance. Now if you see a performance, तो इन तीनों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पहला देख रहे हो, अपने जहन में इमेजिन कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर में भी इवन कि ये कैसे रियलाइज होगा। सो देर आर डिफरेंट लेवल्स इन विच यू एंगेज विद अ ड्रामा एंड देन एज अ रिजल्ट देर आर डिफरेंट लेवल्स एट विच यू एनालाइज अ ड्रामा, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, देन अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया परफॉर्मेंस, जो इनैक्टमेंट थी, इनैक्टमेंट के अंदर ये तीन चीजें आ गई। व्हेन वी कम टू द स्टोरी ऑफ द ड्रामा, एक चीज इनमें रखें, ऑल स्टोरीज हैव एट देयर सेंटर अ क्राइसिस, अ कॉन्फ्लिक्ट, अ कंफ्यूजन और अ डायलेमा। कोई मसला होता है, यानी हैव यू एवर सीन अ मूवी जिसमें कोई मसला ही ना हो, सब ठीक है यार, बस चिल है, शुरू में भी चलता तो दरमियान में भी चलता, एंड में भी चलता, कुछ हुआ ही नहीं, you will probably be bored, right? All stories are based on some problem. Now कुछ स्टोरीज के अंदर इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अ रिलीजियस प्रॉब्लम, मैन एंड गॉड का इशू आ जाता है, ठीक है ना। कुछ स्टोरीज में मैन वर्सेस मैन का इशू आ जाता है, कुछ में मैन वर्सेस सोसाइटी का इशू आ जाता है, सोसाइटी की कोई वैल्यूज होती हैं, मेन कैरेक्टर का उनसे टकराव हो जाता है, कुछ इस तरह का हो जाता है, राइट। कभी नेचर का मसला हो जाता है, कभी पॉलिटिक्स का मसला हो जाता है। इट इज ऑलवेज समथिंग दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम और फिर उसको ठीक करना है। इसीलिए आप देखेंगे फॉर द मोस्ट पार्ट ऑल ड्रामाज एंड ऑल नॉवेल्स हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा हुआ है। एक्सपोजिशन, स्टार्ट में स्टोरी आपकी शुरू होती है, कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर आता है, राइट। उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है, राइट। उसके बाद आप एक क्लाइमेक्स पे आते हैं जहां पे आपका मेन जो प्रॉब्लम है उसके बाद रिजॉल्व होता है, फॉलोइंग एक्शन और फिर रेजोल्यूशन होता है, राइट। सो अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से भी पेश कर सकते हैं, दरमियान से भी पेश कर, कुछ कहानियां दरमियान से शुरू होती हैं और फिर उसके बाद कुछ कहानियां क्लाइमैक्स से शुरू होती हैं, बाकी आपको फ्लैशबैक से चीजें पता चलती हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, मगर ओवरऑल ये चीजें मौजूद होती हैं हर कहानी के अंदर, ठीक है ना। हाँ, अब अगेन थोड़ी एक्सेप्शंस हैं कि इसको इस तरह से सुनाना है या उस तरह से सुनाना है। कुछ बिल्कुल सीधी सादी कहानी सुनाएंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे, मसला आएगा फिर हल की तरफ जाएंगे। कुछ कहानी दरमियान से शुरू करेंगे, फिर चीजें फ्लैशबैक में पीछे से पता चलेंगी। देयर आर इवन स्टोरीज जो टुकड़ों में बताती हैं, कुछ यहाँ की बात पता चलेगी, फिर कुछ यहाँ की बात पता चलेगी, फिर कुछ यहाँ की बात पता चलेगी, फिर कुछ यहाँ की बात पता चलेगी। 2-3 एपिसोड जब आपकी पूरी हो जाएंगी उस सीरीज की, तब जाके समझाएगा अच्छा जो फलानी एपिसोड में ये हुआ था वो ये था, राइट। देयर आर इवन सम सीरीज लाइक दैट, ठीक है ना। अब इस सारे के अंदर मगर क्या है कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में उमूमी तौर पे मगर लोग ये कहते हैं ड्रामा के अंदर कि पोइम्स यूजुअली डील विद पर्सनल क्राइसिस मोर देन सोशल क्राइसिस। इवन तो इसमें हम डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है ना, मगर उमूमी तौर पे पोइट्स प्रेजेंट
पर्सनल फीलिंग्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है अंदर। उसके अंदर जो सोशल एस्पेक्ट है उसको निकालने के लिए भी आपको पर्सनल से गुजर के जाना पड़ता है, राइट। नॉवेल्स के अंदर उमूमी तौर पे इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज का बड़ा वो होता है, इंडिविजुअल्स का आपस का रिलेशनशिप और इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की थीम बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ड्रामा में उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि सोशल ऑर्डर का बहुत एक रोल होता है उसके क्राइसिस के अंदर। मूवीज मूवीज जो बड़ी बड़ी मूवीज होती है ना, मूवीज के अंदर और प्लेस के अंदर, क्योंकि उन्हें एक प्ले के अंदर बहुत फीलिंग क्रिएट करनी होती है, सो ऑफन बहुत हाई लेवल क्राइसिस होता है कि यहाँ बंदा मर जाएगा, यहाँ सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी, यहाँ बादशाह मर जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ना, वो जरूरी नहीं है। मगर उमूमी तौर पे स्पेशली क्लासिकल ड्रामा के अंदर आप देखेंगे कि ऑफन टाइम्स कैरेक्टर्स वुड बी किंग्स, प्रीस्ट्स, हीरोज, इस तरह के लोग, जैसा से एपिक्स वगैरह में होते थे, राइट। इडिपस रेक्स में इट विल बी अ किंग, ठीक है। सब में नहीं होंगे, कुछ में आम लोग भी होंगे, मगर जैसा डेथ ऑफ अ सेल्समैन ड्रामा है, आई थिंक, यस आई थिंक ड्रामा है, उसके अंदर भी अब आम बंदा है, मगर जो क्राइसिस है वो बहुत बड़े लेवल का है, राइट। द क्रूशिबल के अंदर आम लोग हैं, मगर क्राइसिस इस लेवल का है कि पता नहीं इतने लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या, बहुत लंबा मसला हो जाएगा, ठीक है ना। खैर, मगर इस सारे के अंदर होता क्या है एट द एंड, अगेन बिकॉज वी आर लुकिंग एट पीपल at a certain time, at a certain place, dealing with certain problems. तो नंबर वन, वी आर सीइंग थीम्स जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वी आर सीइंग क्वेश्चंस जो हमारी सोसाइटी से रेलेवेंट होते हैं। हम अब उस राइटर की अंडरस्टैंडिंग से एग्री करें ना करें इज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है ना। हो सकता है उसका रिलीजन डिफरेंट हो, उसका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट हो, वगैरह वगैरह, तो हम उसके आइडिया से ना अग्री करें, मगर द क्वेश्चंस आर स्टिल रेलेवेंट, ठीक है ना। ये सारे सवाल, क्योंकि हम भी इंसान है वो भी इंसान है, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग हम देख सकते हैं उनकी सोसाइटी के मसाइल वगैरह चीज़ें, उनकी सोसाइटी के अंदर किस तरह से सोसाइटी थी, उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, क्या जुल्म हो रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि बिकॉज ड्रामा के अंदर मिसाल के तौर पे कोई जैसा भी क्राइसिस आ जाए, चाहे इंडिविजुअल हो या बड़े लेवल का हो, उसके अंदर किसी ना किसी तरह से सोसाइटी और उसकी वैल्यूज से टकराव आने का चांस होता है। वी कैन ऑफन क्वेश्चन एंड सी कि ये जो चीज़ मुआशरे के अंदर है या इंसानी क्या है, तहजीब के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर है, ये किस हद तक दुरुस्त है या कैसी है, ठीक है ना। इसीलिए in one of the plays we will read in this course which is Hamlet by William Shakespeare, ठीक है ना, उसके अंदर एक लाइन है जहां पे एक जगह पे आके वो बताता है कि ड्रामा का पर्पस क्या है। एंड ही सेज टू होल्ड एज इट वेर द मिरर अप टू नेचर, टू शो virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and pressure, ठीक है ना। यानी in other words the purpose of drama according to Hamlet in William Shakespeare's play is to show us a mirror जिसके अंदर नेचर नजर आए और ह्यूमन नेचर नजर आए, ह्यूमन सोसाइटी नजर आए, और जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं वो सब की सब हमें जैसे हैं वैसे नजर आए और उन पे कमेंट हो सके, डिस्कशन हो सके, ठीक है। अब इसके आगे ये ध्यान में रखें कि जिस तरह से ड्रामा एक जॉनरा है उसके सब जॉनरास हैं, ठीक है ना। जो आम सबसे बड़े दो सब जॉनरास हैं वो क्या है, कॉमेडी और ट्रेजेडी, ठीक है। इसके अलावा और भी मिलते हैं, हिस्ट्री प्लेस होते हैं वगैरह वगैरह, मगर उमूमी तौर पे किसी ना किसी तरह से कॉमेडी ट्रेजेडी से ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉमेडी, अब एक चीज ध्यान में रखें, डज नॉट हैव टू बी नेसेसरली फनी इन द सेंस जिस सेंस में हम लिटरेचर में यूज करते हैं। अक्सर फनी होती भी है, देयर आर लॉट ऑफ वेरी फनी कॉमेडीज, मगर जनरली स्पीकिंग अगर हम इसी डायग्राम को सामने रखें, कॉमेडी का डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है। क्राइसिस के बाद रेजोल्यूशन के अंदर ओवरऑल आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है, ठीक है ना। इन कॉमेडी जो डिसऑर्डर आया था या जो क्राइसिस आया था, इट विल बी ओवरकम एंड द प्ले विल एंड हैप्पीली, एंड इन मेनी केसेस एंड पे वो हैप्पीनेस दिखाने के लिए आपको प्ले के एंड पे या मैरिज मिल जाती है या डांस मिल जाता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता, कुछ भी मिलता है, ठीक है। मगर द मेन पॉइंट इज के जो क्राइसिस है वो ओवरकम होने के बाद द ओवरऑल सिचुएशन विल इंप्रूव, थिंग्स विल गेट बेटर, हैप्पी एंडिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ट्रेजेडी में उमूमी तौर पे अगर आखिर में चीजें कंट्रोल हो भी जाएं, जो क्राइसिस आया था, जिस डिसऑर्डर क्रिएट किया था, वो कुछ ना कुछ मसला पैदा करेगा, इसलिए जो ओवरऑल सिचुएशन एंड पे होगी इट विल बी रिलेटिवली सैड, ठीक है ना। किसी तरह से ज्यादा बुरी सिचुएशन भी हो सकती है। इट्स मोर लाइक अगर उसके आखिर पे चीजें सीधी होने लग जाएं, द फीलिंग इज मोर ऑफ के सब कुछ
बर्बाद होने के बाद दोबारा बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं, एंड नॉट अ फीलिंग ऑफ कि सब ठीक हो गया। ट्रेजेडीज डू नॉट एंड विद अ सेंस ऑफ कि सब ठीक हो गया, दे कैन ऑफन इवन एंड विद डेथ्स। हैमलेट में क्या होगा आखिर में? हैमलेट भी मर जाएगा, उसका उसकी अम्मा भी मर जाएगी, उसका स्टेप फादर भी मर जाएगा, जिस बंदे ने उसको मारना था वो भी मर जाएगा, एक उसका बेचारा दोस्त बच जाएगा। ठीक है ना? अब उसके अंदर क्या होता है कि देयर इज अ सेंस आखिर में कि मसला खत्म हो गया है, मगर द क्वेश्चन इज कि इसकी कीमत क्या थी, राइट? यू एंड अप क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वगैरह। सो डॉक्टर फॉस्टर्स, राइट, आखिर में सारा कुछ करके क्या होगा? राइट, ही इज गोइंग टू हेल एनीवेज, राइट, हर चीज के आखिर में। सो इट्स अ ट्रेजेडी, राइट? ट्रेजेडीज का पर्पस होता है आपकी ट्रेजेडी, जो कॉमेडी है ना, वो डिसऑर्डर दिखा के अक्सर ऑर्डर वापस लाती है, वो भी क्वेश्चन करती है डिफरेंट से तरीके से सोसाइटी के मसाइल को, मगर ट्रेजेडी ज्यादा जोर से करती है। क्यों? बिकॉज वो ज्यादा आपको ना, क्या कहते हैं, आपको ज्यादा इंजर्ड छोड़ के जाती है, राइट? ट्रेजेडी के आखिर में यू आर लेफ्ट, वो एरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेजेडी करती क्या है कि वो आपके अंदर कैथारसिस पैदा करती है, आपकी सारी जो अंदर आपके इमोशंस भरे हैं उनको एक्सपंज कर देती है, राइट? क्यों? यू सी समवन जिसके साथ इतना कुछ हुआ, एंड यू सी कि उसने कैसे रिएक्ट किया, तो अलॉन्ग साइड लर्निंग आपके सारे इमोशंस बहुत ज्यादा जोर से बाहर निकलते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ हैमलेट मिसाल के तौर पे आप खुश नहीं होते, मगर यह है कि आप इमोशनली बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेट में पहुंच गए होते हैं, ठीक है ना? तो उसका एक इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है, ठीक है? सो खैर, इसके अंदर ये हमारे पास फिर दो मेन फॉर्म्स आ गए, फिर और भी फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे अगेन हैमलेट ही के अंदर एक्ट 2 के अंदर एक जगह पे वो पोलोन आई थिंक पोलोनियस कैरेक्टर का नाम है, वो कहता है कि वो कुछ एक्टर्स आते हैं, ठीक है ना, वो बात करता है कि बड़े अच्छे एक्टर्स आए हैं, वो कहता है कि दे आर द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, आइदर फॉर ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, पैस्टरल कॉमिकल। अब ये मजाक उड़ा रहा है शेक्सपियर, जितने भी सारे फॉर्म्स बन गए ना उनका, हिस्टोरिकल पैस्टरल, ट्रेजिकल हिस्टोरिकल, ट्रेजिकल कॉमिकल, हिस्टोरिकल पैस्टरल, सीन इंडिविडेबल और पोएम अनलिमिटेड। फिर आगे कहता है सिनिका के नॉट बी टू हैवी, नॉट प्लॉटेड नॉट प्लॉटस टू लाइट, फॉर द लॉ रिट एंड द लिबर्टी, दीज आर द ओनली मैन। ठीक है ना? अब इसके अंदर राइम, आपको राइम्स वगैरह भी नजर आएंगी, एक लाइन कॉमिकल पे एंड होती है तो अगली ट्रेजिकल पे एंड होती है, पहले एक और पे एंड होती है तो अगली नॉर पे एंड होती है, क्योंकि शेक्सपियर का जो ड्रामा होता है वो अक्सर वर्स फॉर्म में लिखा जाता है। मगर इस सारे के अंदर उमूमी तौर पे जो मेजर दो जॉनर्स हमेशा देखे गए हैं, दोज आर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। सो इस सारे के अंदर क्या है? शॉर्ट, ड्रामा is a form of literature, an art form that is acted on the stage। उसके अंदर स्टोरी होगी और स्टेज होगा, ये दो चीजें होंगी, ठीक है? नंबर 2, स्टेज पे होने की वजह से उसके अंदर हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं एनालिसिस के, टेक्स्ट का लेवल, डायरेक्शन का या ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल, और परफॉर्मेंस या एक्टिंग का लेवल, ठीक है ना? नंबर 3, जो स्टोरी है उसमें कोई ना कोई क्राइसिस होगा, क्राइसिस होगा तो सोसाइटी के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, किसी न किसी चीज के बारे में कोई ना कोई आपको उस पर कॉमेंट मिल जाएगा, ठीक है? नंबर 3, आपकी जो ड्रामा है, हाँ, ड्रामा के प्लॉट का स्ट्रक्चर उसी तरह होता है कि एक्सपोजिशन से लेके रेजोल्यूशन तक सारा। और नंबर 4, आपके जॉनरा के अगेन फिर फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें जो मेजर 2 टाइप्स हैं वो ट्रेजेडी है, जिसके अंदर ओवरऑल डिसऑर्डर जो है वो बहुत डोमिनेट करता है, और किस्म के इमोशंस निकलते हैं। कॉमेडी जिसमें आखिर में डिसऑर्डर डिफीट हो जाता है, ऑर्डर का ज्यादा उसमें रोल होता है, और फिर ओवरऑल जो इमोशंस उसमें निकलते हैं वो और किस्म के होते हैं। मगर इसके अंदर भी इसका ये मतलब नहीं है कि कॉमेडी जो है, क्योंकि उसमें ऑर्डर वापस एस्टैब्लिश हो जाता है कि वो क्रिटिसाइज नहीं करता सोसाइटी को, ऑर्डर, कॉमेडी कैन मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ सोसाइटी और फिर भी आखिर में ऑर्डर एस्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है ना? इट कैन इवन बी अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्डर, उसमें ये भी हो सकता है कि पहले हर चीज खत्म हो और फिर दोबारा से बने और ज्यादा अच्छी बन जाए, बहुत डिफरेंट किस्म के उसमें फर्दर फिर सब टाइप्स, सब रियलाइजेशन आ सकते हैं, जिनको अगेन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चंस?